हाय ऑल, वेलकम बैक टू जिम्स ऑर्बिट। आई होप आप सब अवेयर होंगे विद द अपडेटेड सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री. So we have come up with a questionnaire that based on the previous year for your current academic session. So let's start. First question is, suggest a suitable method to separate the components of these mixtures and their basic principle. आपको कुछ mixtures given है, आपको उन्हें सेपरेट करना है. कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक आप यूज करोगे और क्या उसका बेसिक प्रिंसिपल है उस पर्टिकुलर टेक्निक का. सो द फर्स्ट इज बटर फ्रॉम कर्ड. आपने अपने घर में भी देखा होगा, व्हेन यू टेक आउट बटर फ्रॉम कर्ड तो आप क्या करते हो, कर्ड को बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करते हो, जिससे क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं. ठीक है, ये जो टेक्निक होती है इस टेक्निक को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, दैट हेवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स कम एट द टॉप. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक, centrifugation. With the help of centrifugation you can separate out butter from curd. सेकेंड पार्ट क्या है, ऑयल फ्रॉम वाटर. ऑयल और वाटर दोनों ही किस टाइप के आपके पास सॉल्यूशंस है, ये दोनों ही आपके पास इमिसिबल विद ईच अदर है. इमिसिबल मतलब ये आपस में मिक्स नहीं होते ये दोनों लिक्विड्स. तो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, यू यूज अ सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल क्या करता है, सेपरेटिंग फनल में जैसे ही आप दोनों इमिसिबल लिक्विड्स को डालोगे तो बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज वो दो लेयर्स फॉर्म कर लेंगे. ठीक है, लेयर्स फॉर्म हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज. जैसे अब ऑयल इज लेस डेंसर देन वाटर, तो ऑयल वाटर के ऊपर अपनी लेयर बना लेगा और वाटर बॉटम पे आ जाएगा. सेपरेटिंग फनल के साइड में एक टैप गिवन होता है, आप वो टैप ओपन करोगे तो वाटर कलेक्ट हो जाएगा नीचे बीकर में एंड द ऑयल विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द सेपरेटिंग फनल. तो दोनों सेपरेट आउट हो गए. सो विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हो. क्लियर? Moving on to the third part. Third part is camphor from common salt. अब camphor किस टाइप का सब्सटेंस है, camphor is easily sublimable substance. Sublimable substance कौन से होते हैं, that converts from solid state directly to gaseous state, है ना, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, उनको हम बोलते हैं सबलिमेबल क्वांटिटीज या सबलिमेबल सब्सटेंस. अब आपको कैम्फर और कॉमन सॉल्ट गिवन है, इसको आप सेपरेट कर सकते हो विद सब्लिमेशन. सब्लिमेशन के लिए आपके पास दोनों में से एक सब्सटेंस सबलाइम होना चाहिए. अब कैम्फर सबलाइम हो जाता है एंड कॉमन सॉल्ट इज नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस, तो ये इजीली सेपरेट आउट हो जाएगा आपके पास सब्लिमेशन से. सेटअप क्या होता है, आपने चाइना डिश ली, चाइना डिश में आपने अपना कैम्फर और सॉल्ट प्लेस कर दिया. उसके बाद जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करोगे, कैम्फर क्या है, कैम्फर एक सॉलिड सब्सटेंस है बट इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है. तो जो आपका सेटअप है उस सेटअप से कैम्फर को एक हाई वेपर प्रेशर मिल रहा है, जिससे उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द गैसियस स्टेट. और यही इसका प्रिंसिपल है सब्लिमेशन का, दैट द सॉलिड पार्टिकल्स हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हाई वेपर प्रेशर मिलने से दे कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट. क्लियर? सो आइए देखते हैं हाउ यू विल राइट डाउन द सॉल्यूशन. फर्स्ट था आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन. जब आप मिक्सचर को बहुत फास्ट रोटेट करते हैं तो डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू गो एट द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप. क्लियर? फिर सेकंड था सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल में क्या था, प्रिंसिपल इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट हो जाते हैं लेयर्स में डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज. देन सब्लिमेशन. सब्लिमेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि सॉलिड्स हैव अ वीक फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जनरली उन सॉलिड्स में जो सबलाइम हो सकते हैं. हेंस अ हायर वेपर प्रेशर इज प्रोवाइडेड व्हिच कन्वर्ट्स इट इनटू द वेपर स्टेट. क्लियर हो गए तीनों पार्ट्स? तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं सेपरेटिंग टेक्निक से, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्यूशन साइड बाय साइड इफ यू वांट. Coming on to the question number 2. Question 2 says that a solution is made by dissolving 25 grams of sugar in 175 grams of water. Calculate the concentration of sugar solution. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग होते हैं. कैसे करोगे, कंसंट्रेशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन
मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूट क्या गिवन है, 25 ग्राम्स ऑफ शुगर, ये सॉल्यूट हो गया, एंड इन 175 ग्राम्स ऑफ वाटर, ये क्या हो गया आपके पास आपका सॉल्वेंट। ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, ये है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड ऑन करोगे। कई बार बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, सॉल्यूट का मास तो चलो गिवन है 25 और सॉल्यूशन की जगह वो सॉल्वेंट ही पुट कर देते हैं, तो उससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सॉल्यूट 25 लोगे और सॉल्यूशन 25 प्लस 175 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या होगा इसका आंसर, 25 डिवाइड बाय 200 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉल्व किया, दिस कम्स आउट टू बी 12.5%। समझ आ गया? सो ये आ गया आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। लेट्स सी, ये इसका सॉल्यूशन है। मास ऑफ शुगर 25 ग्राम, वाटर 175 ग्राम, सॉल्यूशन कितना हो गया, 25 प्लस 175 हो गया। अब कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, यही किया था हमने। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज मिल्क कंसीडर्ड एज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स? सबसे पहले तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिनका नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, दैट हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, उनको हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। उसमें जितने भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय द फिजिकल टेक्निक्स, ठीक है, जैसे हम होमोजीनियस में सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बट हेट्रोजीनियस में हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय द फिजिकल मेथड्स। तो अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मिल्क गिवन है, मिल्क इज अ डिस्पर्शन ऑफ फैट इन वाटर, ये आपके पास लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइडल डिस्पर्शन है। यहाँ पर जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करा तो फैट और वाटर दोनों लिक्विड्स आपस में इमिसिबल हैं। इमिसिबल होने की वजह से वो डिफरेंट लेयर्स फॉर्म करते हैं जो आपको नेकेड आई से इज नॉट विजिबल बट इट इज विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, देयरफॉर मिल्क इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? So this is the solution. सबसे पहले तो आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को एक्सप्लेन करोगे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते क्या है, उसके बाद आप बताओगे कि मिल्क क्यों हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे अभी आपको बताया कि इट्स अ कोलॉइडल डिस्पर्जन, वही सब चीजें आप एक्सप्लेन करोगे इन योर आंसर लाइक दैट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग पेट्रोल एंड केरोसिन विच आर मिसिबल विद ईच अदर? डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। अब पेट्रोल और केरोसिन जो है दोनों ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपस में मिसिबल होते हैं। मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए देयर इज अ टेक्निक दैट इज डिस्टिलेशन। तो आप डिस्टिलेशन आप तभी यूज कर सकते हो इफ देयर इज सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेपरेटिंग लिक्विड। जो आपको लिक्विड सेपरेट करने हैं अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस है देन यू कैन एम्प्लॉय डिस्टिलेशन। तो आपने क्या करना है, आपका डिस्टिलेशन सेटअप कैसे होगा, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, इसके अंदर आपने अपना थर्मामीटर प्लेस कर दिया कुछ इस तरह, दिस इज योर थर्मामीटर। एक रफ डायग्राम अभी शो कर रही हूं मैं आपको। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने अपना कंडेंसिंग ट्यूब लगाई और ये आपने अपना बीकर प्लेस कर दिया। ये बीकर जहां पर आपका कंडेंसेशन होने के बाद लिक्विड कलेक्ट होगा, नीचे आपने अपना बर्नर प्लेस कर दिया, ठीक है। इस बीकर में आपने अपना मिक्सचर ले लिया जो कि है आपके पास पेट्रोल प्लस केरोसिन का। फिर जब आपने हीटिंग स्टार्ट करी तो क्या हो रहा है, दोनों में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है केरोसिन से, तो क्या होगा, पेट्रोल जल्दी से वेपराइज होने लग जाएगा। वेपराइज होने के बाद वो आएगा इस कंडेंसेशन फ्लास्क में। कंडेंसेशन फ्लास्क क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है वेपर्स को इनटू द लिक्विड स्टेट। यही होता है ना कंडेंसेशन का काम। तो कंडेंसेशन फ्लास्क भी यही करता है, जो वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं पेट्रोल के वो उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू लिक्विड स्टेट और फिर वो लिक्विड इस कलेक्टिंग बीकर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक सारा का सारा पेट्रोल फ्रॉम हेयर डिस्टिलेशन फ्लास्क से आपके पास बीकर में ना कलेक्ट हो जाए। तो पेट्रोल आपके पास यहाँ आ जाएगा और जो केरोसिन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो वो यहाँ पर लेफ्ट बिहाइंड रह जाएगा।
तो इस तरह दोनों सेपरेट आउट हो गए। अब अगर मान लो कि पेट्रोल और केरोसिन में बॉइलिंग पॉइंट में इतना डिफरेंस नहीं होता, तब क्या होता? अभी पेट्रोल पूरा वेपोराइज ही नहीं हुआ होगा, केरोसिन पहले ही आने लग जाएगा, उसके भी वेपर्स फॉर्म होने लग जाएंगे। इसलिए एक सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए इफ यू आर एम्प्लॉइंग द टेक्निक डिस्टिलेशन। क्लियर? तो आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। मिक्सचर आपने लिया केरोसिन और पेट्रोल का, डिस्टिलेशन से हम उसको सेपरेट आउट करेंगे। फिर ये आपको पूरा सेटअप एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। डायग्राम दिखा देती हूँ कि कैसे डायग्राम बनाना है। यहाँ पर जो आपने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम एसीटोन और वाटर को सेपरेट आउट करते हुए है। एसीटोन और वाटर की जगह आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? पेट्रोल एंड केरोसिन। ठीक है, पेट्रोल और केरोसिन की केस में आपके पास कलेक्टिंग बीकर में क्या मिल रहा है? आपको पेट्रोल यहाँ पे मिल रहा है और केरोसिन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क हो गया, ये थर्मामीटर, दिस इज द वाटर कंडेंसर। सिमिलरली आप एसीटोन और वाटर को भी डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट आउट कर सकते हो। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसकी वजह से एसीटोन यहाँ कलेक्टिंग बीकर में हमारे पास मिल जाता है। तो आपके पास कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है कि एसीटोन और वाटर को कैसे सेपरेट करोगे, जैसे मैंने पेट्रोल और केरोसिन का एग्जाम्पल दिया। क्लियर? So moving on to the next question. Differentiate between the properties of true solution, suspension and colloid. इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। एग्जाम्पल अपने माइंड में लेके चलोगे तो आपको प्रॉपर्टीज इजीली समझ आती रहेंगी। ट्रू सॉल्यूशन, लेट से सॉल्ट या शुगर का सॉल्यूशन ले लिया मैंने, सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन ले लिया। सस्पेंशन में लेट से मैंने चॉक पाउडर इन वाटर, और कोलॉइड में मिल्क या ब्लड। ओके, तो चलिए अब एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखिएगा और जो मैं प्रॉपर्टी समझाऊंगी उससे विजुअलाइज करिएगा। ट्रू सॉल्यूशन, शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन लिया। अब शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन, एक आपको यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिखाई देता है, उसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिखाई दे रहा है, मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस है। ऐसे ही अगर चॉक पाउडर इन वाटर देखें, आपको डिफरेंट कंपोनेंट दिखाई देते हैं, चॉक अलग, वाटर अलग। तो ये किस टाइप का मिक्सचर है? ये हो गया आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे ही कोलॉइड की बात करें, अगर कोलॉइड में आपको इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, बट एक्चुअली अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में व्यू करें तो आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको मिल्क को एक्सप्लेन करा। तो इट इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस, सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन जो है, सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन कैसा दिखता है? ट्रांसपेरेंट दिखता है। सॉरी, सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन कैसा दिखता है? इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। चॉक पाउडर इन वाटर यानी कि सस्पेंशन कैसा दिखाई देता है? स्लाइटली ओपेक, है ना। और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है आपके पास, वो आपको कैसा दिखाई देता है? ट्रांसल्यूसेंट। ओके, सो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, अब आप देखो कि जो सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स हैं वाटर में आपको दिखते नहीं है, वो इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं एंड इट इज नॉट इवन विजिबल अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो इसमें जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, इट इज नॉट विजिबल, इट इज नॉट विजिबल इवन अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, इट कैन बी इजिली सीन विद द नेकेड आईज, एंड जो कोलॉइडल के पार्टिकल्स हैं, दे आर विजिबल अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम देखेंगे तो दे आर विजिबल। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट मीन्स द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन, मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। जब आप बीम ऑफ लाइट पास करते हो थ्रू योर सॉल्यूशन, तो जो पाथ है लाइट का वो विजिबल हो जाता है। अब वो पाथ ऑफ लाइट क्यों विजिबल होगा? अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो पार्टिकल साइज है वो इतना होगा कि लाइट उसको स्ट्राइक कर कर रिफ्लेक्ट हो पाए। ठीक है, जो पार्टिकल साइज है वो उसको लाइट को, इनकमिंग लाइट को अगर रिफ्लेक्ट कर पाए, स्कैटर कर पाए, तभी वो पाथ ऑफ लाइट विजिबल होगा।
तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज इतना नहीं होता, इसलिए दे डू नॉट शो टिंडाल इफेक्ट, वो टिंडाल इफेक्ट नहीं शो करते। सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज कई बार बहुत बड़ा होता है, कई बार बहुत छोटा होता है। जैसे अभी हमने चॉक पाउडर इन वाटर लिया, अगर आप कोई और ले लोगे सैंड इन वाटर, तो पार्टिकल साइज आपके पास डिफरेंशिएट कर गया ना। इस वजह से समटाइम्स इट शोज टिंडाल इफेक्ट, समटाइम्स इट डू नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। ऐसे कोलॉइड्स में इट ऑलवेज शोज टिंडाल इफेक्ट। इनफैक्ट जो टिंडाल इफेक्ट शो करने की प्रॉपर्टी है वो है ही कोलॉइड्स की। तो कोलॉइड्स हमेशा टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज एप्रोप्रिएट होता है कि वो लाइट को स्कैटर करता है। क्लियर? तो लेट्स सी हाउ यू राइट इट डाउन। तो इस तरह इन टैबुलर फॉर्म यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई डिफरेंशिएट की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, इन द टैबुलर फॉर्म यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, जैसे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मैंने आपको समझाया। अच्छा, एक और चीज, अगर आपके पास कोलॉइड की जगह सोल लिखा हुआ है तो कंफ्यूज मत होना, बिकॉज कोलॉइड्स को ही हम सोल के नाम से भी बोलते हैं। So sometimes the question can come in the form that true solution, suspension और सोल में क्या डिफरेंस होगा। तो सोल means colloid. So these differences I have explained you. Coming on to the next question. Find the molecular mass or formula mass of C2H6SO2Cl2. Molecular mass का क्या मतलब है? Mass of the molecule. कैसे निकालेंगे मास ऑफ द मॉलिक्यूल? जो भी कंबाइनिंग एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा मेरे पास मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट है आपके पास C2H6। C2H6 देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। दो कंबाइनिंग एटम्स है, कार्बन के कितने एटम्स यूज हो रहे हैं? 2, हाइड्रोजन के 6। देखो कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कि है 12 प्लस 6 एटम्स यूज हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इसको सॉल्व करो, 24 प्लस 6 इट गिव्स यू 30 ग्राम पर मोल आपके पास आ गया आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6। क्लियर? कुछ नहीं करना, बस एटॉमिक मासेस को ऐड करने और कितने एटम्स दिए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, दैट विल गिव यू द मॉलिक्यूलर मास। कमिंग ऑन टू SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का अब एक एटम है, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 प्लस O2, ऑक्सीजन के 2 एटम्स यूज हो रहे हैं, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 16, 2 एटम्स है हमारे पास ऑक्सीजन के और 16 है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का। तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 32, दैट गिव्स यू 64 ग्राम पर। क्लियर? कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, दैट इज क्लोरीन। अब Cl2 गिवन है, क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5, 2 एटम्स है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 35.5, क्या आ जाएगा सॉल्व करके आपके पास 71 ग्राम पर मोल। क्लियर? इजी है, कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे कैसे इसको अगर आपको क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करना है। सी, मॉलिक्यूलर मास C2H6 जैसे आपको बताया 24 कैसे आया, 2 इंटू 12, 6 कैसे आया, 1 इंटू 6 आ गया 30 ग्राम पर मोल। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड का आ गया 64 ग्राम पर मोल और क्लोरीन का आ गया 71 ग्राम पर। क्लियर? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम? रदरफोर्ड टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था, लिमिटेशन, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो देखिए रदरफोर्ड ने हमें क्या बोला था, रदरफोर्ड ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट हो रहे हैं, ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है they are revolving at a very high speed around the nucleus in this fixed orbits, ये fixed orbits में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर मैक्सवेल was a scientist जिसने कहा था कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, EM रेडिएशंस, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज करते हैं कोई भी अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स मतलब जो बहुत हाई स्पीड पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर इतनी हाई स्पीड पे रोटेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो रिलीजिंग
EM रेडिएशंस, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो EM रेडिएशंस रिलीज करते रहेंगे एंड द ऑर्बिट विल कीप ऑन श्रिंकिंग। ठीक है, क्योंकि एनर्जी कहाँ से आएगी, ऑर्बिट से आएगी, और ऑर्बिट श्रिंक होता जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, एंड अ टाइम विल कम जब ये पूरा मॉडल ऑफ एन एटम कोलैप्स हो जाएगा। देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो था वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड। ये हो गया फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन क्या था रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था दैट की अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहा है ऑर्बिट्स में। ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट, कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए गए हैं ऑर्बिट में, रदरफोर्ड ये चीज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दिस वाज द मेजर एंड द सेकंड लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड। तो इन दोनों लिमिटेशंस की वजह से रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम भी रिजेक्ट हो गया। So this is the answer. He was unable to explain the stability of atom. क्यों explain नहीं कर पाया था वो stability, मैंने यही अभी आपको समझाया है। Second, Rutherford theory was incomplete because it did not mention anything about the arrangement of electrons in the orbit. तो ये दोनों limitations की वजह से Rutherford model भी reject हो गया। Coming on to the next question, question 8. An element X have 3 electrons in the outermost third orbit. What will be its atomic number and number of protons in it? Write its electronic configuration. अब देखो क्या गिवन है, कोई एलिमेंट X है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट मतलब उससे पहले 2 ऑर्बिट्स ऑलरेडी होंगे, K, L, M। इस थर्ड ऑर्बिट में हमें गिवन है 3 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब उससे पहले वाले ऑर्बिट्स कंप्लीटली फिल्ड होंगे, तभी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन M में आया ना। तो K में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, L में 8, बोहर रूल के अकॉर्डिंग। तो 2, 8, 3 यही हो गया आपके पास। ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको ऐड ऑन कर दो। 2 + 8 + 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 13। तो 13 क्या हो गया आपके पास एटॉमिक नंबर। अब हमें पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, सिंस एटम इज न्यूट्रल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर 13 है हमारे पास, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 13। क्लियर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 283, एटॉमिक नंबर 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13। यहाँ पे एक सी पार्ट और बन सकता था कि नेम द एलिमेंट, तो एलिमेंट का नेम क्या हो जाएगा, देखो 13 एटॉमिक नंबर है, कौन सा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, एल्यूमिनियम। तो अगर सी पार्ट भी आ जाता है यहाँ पर कि नेम द एलिमेंट, सो योर आंसर विल बी एल्यूमिनियम। क्लियर, दिस इज द आंसर। An element X have 3 electrons, atomic number 13, number of protons 13, and electronic configuration 283। समझ आ गया कैसे निकाला। So moving on to the next question. Calculate the number of moles in 64 gram of oxygen molecule. नंबर ऑफ मोल्स निकालने आपको 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है। अब आपके पास गिवन मास कितना है 64, मोलर मास कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब O2, इंडिविजुअल एटम का मास होता है 16, तो मॉलिक्यूल का कितना हो गया 16 × 2 मतलब 32 हो गया मोलर मास। तो मोलर मास यहाँ पे आ गया 32, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2। दिस इज योर आंसर। अगर यहीं पे आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जगह गिवन होता ऑक्सीजन एटम, कई बार ऐसा भी हो सकता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटम दे दिया जाए, तब आप उस केस में आप क्या करोगे, सेम गिवन मास 64, अब ऑक्सीजन एटम है तो एक एटम का मास लोगे दैट इज 16, तो उस केस में आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 4। इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में मॉलिक्यूल गिवन है या एटम गिवन है। मैंने आपको दोनों तरीके से करके बता दिया है, एटम में आप कैसे लोगे मोलर मास और मॉलिक्यूल में कैसे कैलकुलेट करोगे। क्लियर। So this is the solution of the question.
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मोलर मास 32, कैसे आया 32, 16 इंटू 2, नंबर ऑफ मोल्स जो मास है ऑक्सीजन का डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस इज योर आंसर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Na plus has completely filled K and L shells. Comment. अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11. कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, KLM में अगर देखें 281, यही होगी. अब सोडियम आयन गिवन है, Na प्लस जब फॉर्म हो रहा है मेरे पास, तो उस केस में Na प्लस कैसे फॉर्म होगा, जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तभी हमारे पास केटायन बनता है ना. प्लस चार्ज कब आता है, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. अब यहाँ पे सोडियम को अगर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है, उसे स्टेबल होना है, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. जब वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया तो उसके पास क्या बचा, ये इलेक्ट्रॉन एम शेल से चला गया, तो एम शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा. अब कितनी शेल्स होगी, के और एल. के शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो ये भी कंप्लीटली फिल्ड है. एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो ये शेल भी कंप्लीटली फिल्ड है. तो जो हमें क्वेश्चन गिवन है दैट Na प्लस हैज कंप्लीटली फिल्ड K एंड L शेल. कमेंट. समझ आ गया. दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन कि कैसे उसकी K और L शेल्स कंप्लीट है. See here, an atom of sodium has total 11 electrons. Electronic configuration 281. सोडियम आयन में क्या हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एम शेल से लूज हो गया एंड देयर बाय कंप्लीटली फिलिंग K एंड L shells. Clear? So that was all about the important questions that were from the previous years of sample papers. I hope आपको ये वीडियो समझ आया होगा. Please do like, share and comment. Thank you.